नमस्कार। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ये बात है कला, संस्कृति, लोक, शास्त्र और इन सब के बीच इस बारे में कि जो भारतीय राजसत्ता है वो किस तरह की कला को रिप्रेजेंट करती है, वो किसको अफरंट करती है, किसको रिकॉग्नाइज करती है। और ये बातचीत हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो संगीत सम्राट एक तरह से हैं इलैयाराजा, उनको राज्यसभा में इस बार भेजा गया है कलाकार कैटेगरी से। और बहस अब ये एक भी आ रही है, बाकी और सारी बहसें हैं कास्ट को लेकर और सारा कुछ, एक बहस ये भी आ रही है कि राज्यसभा में कलाकार कैटेगरी से अभी तक जितने लोग आए हैं, कुल 21 लोग, उसमें से लोक कला का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है, जबकि हम सबके जीवन में लोक कला इतनी ज्यादा, इतनी विविध फॉर्म में, इतने तरीके से है। इस बारे में बातचीत हम करेंगे आर्ट और सोशियोलॉजी और इन सब का इंटरसेक्शंस को स्टडी करने वाले डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश से। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश इस समय जेएनयू में आर्ट और एस्थेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन इनका एक और परिचय ये है कि उन्होंने रॉयल हॉलवे लंदन यूनिवर्सिटी से एक बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण पीएचडी की है, जो बाद में एक बुक के फॉर्म में भी आई, और वो बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है 2019 में, और वो किताब कल्चरल लेबर नाम से प्रकाशित हुई और काफी चर्चित है, खास करके जो लोग आर्ट और उसके समाज शास्त्र पर बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, पहला सवाल बहुत सीधा सीधा, क्या आप इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि अब तक कोई भी लोक कलाकार या लोक कला का कोई उस्ताद राज्यसभा में कलाकार कैटेगरी से नहीं पहुंचा है? हाँ, ये तो आश्चर्य की बात तो है ही कि अब देखिए इतने दिन हो गए और इस फील्ड से कलाकार जाते रहे हैं, आर्ट से, लिटरेचर से और भी इस तरह के जो भी कैटेगरीज हैं, डांस से, म्यूजिक से जाते रहे हैं। लेकिन एक ऐसा जो कला है, जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो इस तरह के आर्टिस्ट हैं, खासकर जो मार्जिनलाइज तबके से आते हैं, अगर उनका प्रेजेंटेशन देखें, उनका रिप्रेजेंटेशन देखें तो काफी ताज्जुब होता है। इतने दिनों के बावजूद भी मतलब उस तरह से कोई सरकार मतलब इस तरह से सोच ही नहीं पाई कि वो भी जाने लायक हैं, उनको भी भेजा जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक तो टेस्ट का भी मामला है कि आपका कला को लेकर क्या टेस्ट है, क्या सोच है, किस तरह की कला को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और दूसरी जो बात ये है कि लैक ऑफ इमेजिनेशन का भी मामला है कि आप है जो हर एक दिन अगर कोई भी आप समाज से जाते हैं, किसी भी राज्य का भ्रमण आप कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह की कला का भरमार है, हर एक जगह पे है, हर एक एरिया वाइज में अलग अलग तरह के फोक फॉर्म्स हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक तो ये पूरी तरह से एक लैक ऑफ इमेजिनेशन बताइए, लैक ऑफ विलिंगनेस बताइए, उसका भी मामला है। और जिसमें अभी जो मिला है, तो एक तरह से बहुत सारी पॉलिटिक्स की बातें हो सकती है, स्टेट की क्या कारण से दिया जा रहा है, उसका क्या एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इमेजिनेशन आपको अभी तक आया क्यों नहीं। और ये जो मुझे भी लगता है कि हम इस पूरी बातचीत को कला और उसके इर्द गिर्द ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में नॉमिनेशन की एक राजनीति होती है जो तमाम सरकारें करती है, उसको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए छोड़ देते हैं। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, मेरा सवाल एक दूसरा जो आपसे है वो सीधा सीधा ये है कि क्या कला के क्षेत्र में कोई हायरार्की है, कोई एक ग्रेडेड एक बना हुआ है कि जो शास्त्रीय है वो ऊपर होगा और जो लोक होगा वो नीचे होगा, जो ट्रेडिशनल होगा वो नीचे होगा, फोक नीचे होगा, क्लासिकल ऊपर होगा? क्या इस बारे में जो आपकी विश्व दृष्टि है वो क्या कहती है, और ये कहाँ से आया है कि शास्त्रीय जो है वो श्रेष्ठ है, पवित्र है, और जो लोक है वो गर्हित है, नीचे है, अपवित्र है, और नाच नहीं देखना चाहिए लेकिन नृत्य देखना चाहिए? ये कहाँ से आता है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग मामला है कि अगर आप कहें कि कला और आर्ट कल्चर का जो पूरा मामला है, उसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा हायरार्किकल फील्ड मैंने देखा ही नहीं। अगर उस तरह से दूसरे वे में अगर आपकी बात की रखें, तो इसमें भर भर कर हायरार्की है, भर भर कर हेजेमनी है उस सेंस में कहा जाए तो। और ये बात आप बहुत ही बढ़िया से बता भी रहे हैं, आप हम सब परिचित भी हैं कि किस तरह से क्लासिकल आर्टिस्ट को ज्यादा स्पेस दिया जाता है, ज्यादा अवार्ड दिया जाता है, ज्यादा उनके लिए जब उनका मूल्यांकन भी हो किया जाता है तो उनको हायर कैटेगरी में मूल्यांकन किया जाता है।
तो ये है जो पूरा तरह से मैं बताऊंगा कि भरा हुआ है। अब इसका ये है कि आप सवाल ये पूछ सकते हैं और पूछ भी रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पूरा जो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जो संस्कृति, कला और संस्कृति के नाम पर हमने एक मोनोकल्चर डेवलप किया है। एक मोनोकल्चर है और मोनोकल्चर को ही हम अभी तक इंडियन कल्चर समझते आए हैं। अगर मोनोकल्चर की बात करें तो एक छोटा सा मिडिल क्लास का तबका रहा है, और जिसको कि आपके बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे फ्रांस के, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्टिंक्शन, और तेरे बोर्डू ने किताब लिखी थी डिस्टिंक्शन। उन्होंने ये बताई थी कि किस तरह से जिसके पास कल्चरल कैपिटल होता है वो आपको ये कर देता है, डिसाइड कर देता है कि आप किस चीज को पसंद करेंगे, किस चीज को नापसंद करेंगे, और वही हमारी कैटेगरी बनते चली जाती है। तो अभी तक जो हमारा कला को देखने, कला और संस्कृति का देखने का जो रवैया है इंडिया में, वो पूरी तरह से एक मिडिल क्लास के ओरिएंटेशन से देखी जा रही है। और उसमें भी अगर कहा जाए कि एक ब्राह्मणिकल कल्चर है जो उस पर पूरी तरह से हावी है, और वही हमारा देखने का एक, जैसे मोनोक्रॉप की बात करते हैं आजकल कि पूरा जो फसल है जो मोनोक्रॉप हो गया है, तो मैं कहूंगा कि जो पूरा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जिस तरह से कला के बारे में बात हुई है, वो एक तरह से मोनोकल्चर के बारे में बात हुई है। एक छोटे से तबके, कुलीन संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, तो जिसके पास कुलीन संस्कृति है वही आपका संस्कृति का ध्वजावाहक हो गया है, और उसी तरह से कला का पूरा निर्माण किया गया है। वही लोग हैं जो सारी सीटों पर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि डिस्कोर्स भी तय करता है, जैसे यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं, उसके बाद है कि आर्ट के इंस्टीट्यूशन में कौन लोग हैं, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, और ये सारे लोग हैं जो एक तरह से तय करते हैं कि आपका कला का टेस्ट क्या होगा, और टेस्ट क्या चीज को आप पसंद करेंगे, किस चीज को आप नापसंद करेंगे। तो हायरार्की तो इस तरह से आप कहेंगे कि जिस तरह से क्लासिकल डांस को लेकर बात होती है, जिस तरह से क्लासिकल म्यूजिक को लेकर बात होती है, तो उसमें है कि बहुत सारे जो कलाकार हैं जो कि रात दिन आपके गाने बजाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा जी कि जब हम बात करें कि जैसे कि आप 5 है जो आदिवासी डांसर का नाम बताइए, तो आप नहीं नाम बता पाएंगे, मुझे भी नाम नहीं पता है। जी जबकि आदिवासी, हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी संस्कृति में जी, नृत्य का बहुत डांस हर एक महत्व को होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनका फिलॉसफी, दर्शन का आधार वही है। उनका डे टू डे में कोई भी ओकेजन बल्कि वो होता है बोलते वो हैं कि नाचे से बाँचे, मतलब जिंदा रहने तक हाँ के लिए नृत्य को वो जरूरी मानते हैं, यहाँ हाँ तक रामदयाल मुंडा, हाँ रामदयाल मुंडा जी ने स्लोगन दिया था कि इसे नाची से बाची, तो हम्म, नाचेगा वही बचेगा। तो जिसका पूरा एक फिलॉसफी है, दर्शन है, जीवन शैली है, वो नृत्य के अराउंड है, डांस के अराउंड है। और आपके लिए, उनके लिए, आपके लिए वो डांसर ही नहीं, आपके डांस ही लिए नहीं वो है, कला, उसको हम कला हाँ मानते ही नहीं, कला वो ही कला मानने के लिए अकादमी में तैयार नहीं है, वो है। हाँ पुरस्कारों में नहीं है उस तरह से। हाँ हाँ, तो इनफैक्ट अभी मेरे एक मतलब पुराने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर से बात हो रही थी। उन्होंने पूछा मुझसे कि किसी आप आदिवासी कलाकार का नाम बता सकते हैं, डांसर का नाम बता सकते हैं। मेरे सरप्राइज की बात था कि मेरे पास कोई भी नहीं, क्योंकि हम्म, उनका एक है कि जिस तरह का स्टैंडर्ड आपने बनाया है उसमें व्यक्तिगत तरह के आर्टिस्ट को ज्यादा स्पेस दिया जाता है। वहां पर है ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस होता है, पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है। तो जिस तरह का आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरह का आपने स्टैंडर्ड तय किया है, उसमें दूसरे लोग आ ही नहीं सकते हैं, दूसरे लोग के लिए जी, दरवाजा बंद कर दिया। शायद इसलिए भी कि शायद उसको टेक्सचुअल और ये सब फॉर्म में जब आता है तब उसको लेजिटिमेट एक आर्ट फॉर्म मानते हैं, और बाकी जो है उसको फिर वो कुछ फोक में वो एक साइड, जो एक मार्जिन की तरह उसको देखते हैं। एक दूसरा सवाल आपकी पुस्तक से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने अपनी जो किताब लिखी है और उसमें आपने अपनी पर्सनल जर्नी, पर्सनल आइटनरी और कला के आइटनरी दोनों को एक तरह से एक साथ आपने उसको उसको उस जर्नी को देखा है। तो आप जी जैसे जब बता रहे हैं कि आपके अपने बचपन के दौर में, स्कूल के दिनों में, जो पेड़ की बरगद के बाबा और उनके प्रेत बाबा टाइप, जो जो डी बाबा, ये अलग अलग नाम से जो अलग अलग हाँ इलाकों में कहा जाता है, तो यहाँ पर जाकर मन्नत मांग रहे हैं, तो वो मन्नत मांगना जो है वो अंधविश्वास है, और वही जो एक शास्त्रीय किस्म के देवी देवताओं के यहाँ जब मन्नत मांग रहे हैं तो वो एक धार्मिक कृत्य है। तो दोनों आप लैंग्वेज में ही देखिए, उसके सिमियोटिक्स में कितना फर्क आ जा रहा है। तो ये जो आपने उसको देखा, अपनी अपनी पुस्तक में इस जर्नी को देखा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि आप इसको एक तरह से, ये आपकी किताब का एक सेंट्रल पॉइंट भी मुझे लगा कि है कि वो आपने किस तरह से इस चीजों को इवॉल्व होते हुए देखा। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा शेयर करें उस चीज को जो आपने इस पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा है, उसको संक्षेप में कृपया अगर बताएं तो।
शुक्रिया ये पूछने के लिए। और ये है कि काफ़ी मेरा अपना ही पर्सनल जर्नी रहा है, उसी के बारे में मैं लिख रहा हूँ। और मैं बिहार से हूँ, मगही संस्कृति और मगही बेल्ट से मैं आता हूँ। और वहाँ पर जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, जिसके बारे में मैं शुरुआत उसी से कर रहा हूँ, कि किस तरह से जब मैं स्कूल जाता था तो बताया जाता था कि आप सरस्वती की पूजा कीजिए, सरस्वती माता की पूजा कीजिए, आप दुर्गा माता की पूजा कीजिए। लेकिन आप ये जो कुल के देवता जो हैं, ये जो डीह बाबा हैं, ये जो आपके गाँव के देवता हैं, जो आपके ये हैं चूहरमल हैं, जो इस तरह के दीना भद्री हैं, जो आपके लोक देवता हैं, जो आपसे बहुत ही कनेक्टेड हैं, जो आपको एक तरह से एनर्जी देते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, तो उनके बारे में बताया जाता था कि ये है जो बहुत ही मतलब ये सुपरस्टिशियस है, आप इसको इसको भूत की श्रेणी, भूत और प्रेत की श्रेणी में रखा जाता था। और जबकि बोला जाता था तो खूब इनकरेज किया जाता था। माने हमारी प्रार्थना की शुरुआत होती थी, हमारे स्कूल की शुरुआत होती थी प्रार्थना से, सरस्वती देवी की प्रार्थना से शुरुआत होती थी। तो ये कौन-सा लॉजिक है जिसमें आप तो सरस्वती देवी की प्रार्थना की शुरुआत करवा रहे हैं स्कूल में, लेकिन वही लोग जब कुलीन देवता के अपने कुल देवता को, अपने जो बहुत ही इमीडिएट देवता हैं और जो आपके एक तरह से आपके हो सकता है कि आपके एंसेस्टर देवता रहे हों, हो सकता है आपके दादा, परदादा, दादी, परदादी रही हों, जिसकी आप पूजा करते हैं तो उसको नकारा जाता है। तो इस बात को मैं रेखांकित करने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से आपको अपने इमीडिएसी से, अपने कॉन्टेक्स्ट से काटकर एक दूर की संस्कृति, एक जो कोलोनाइज़ संस्कृति हम बोल सकते हैं, उस पे आपको लाया जाता है, उसके अराउंड आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि अंधविश्वास नहीं है, बहुत सारी प्रथाओं को लेकर अंधविश्वास है। मैं इस बात को खुद सवाल कर रहा हूँ कि इसमें जो दोनों चीज़ें लाई जा रही है, अगर अंधविश्वास है तो दोनों अंधविश्वास है। लेकिन किस तरह से एक पे हायरार्की बनाई जा रही है कि आप इसको कीजिए लेकिन आपको इसको नहीं कीजिए। जी, जैसे आप हाँ, जब लोक कला जब आप बोल रहे हैं, तो उसको भी आप एक बहुत पेडेस्टल नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर भी एक क्रिटिकल गेज रखने की आप जैसे डिमांड कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो कोई पुरातन और बहुत पैट्रियार्की और तमाम तरह के जीवन मूल्य भी वो लोक कला कैरी कर सकती है। ये आपका मुझे लगता है एक बहुत जी, इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है इस पूरे मामले में, वरना लोक और साहित्य शास्त्र की बहस में जो लोग के पक्ष में होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग जैसे कोई महान है, तो हुँ, आप इस महानता के चक्कर में नहीं पड़े, ये एक नहीं, बहुत एकदम नहीं। अच्छी हुँ, बात है। और मुझे लगता है कि जिनकी भी दिलचस्पी है लोक कलाओं में, उनको ये किताब हुँ, जरूर पढ़नी चाहिए। हुँ। कल्चरल मैं लेबर थोड़ा-सा नरमी हाँ, इसकी थोड़ा-सा किताब है मैं सर। यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि हाँ, आप सही बता रहे हैं कि ये था कि जैसे कि जो भी पहले जो मेरे पहले जो लिटरेचर लिखा गया है, जो जिस तरह का इंटरवेंशन हुआ है, उसमें बाँट दिया जाता है कि ये नेशनल संस्कृति है, ये लोक संस्कृति है और इसमें कहा जाता है कि हमारी लोक संस्कृति बहुत महान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह की महानता जो ये करने का ये किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम जाति की बात करते हैं, अगर हम जेंडर की बात करते हैं, अगर हम बहुत तरह के ऑपरेशन की बात करते हैं, बहुत बार उसका जो पूरा सैंक्शन जो मिलता है वो हमारे रिचुअल से मिलता है, हमारे अंधविश्वासों से मिलता है, हमारे उस तरह की प्रथाओं से मिलता है। तो यहाँ तक हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो कम्युनिटी जितना ज़्यादा डांस करती है और वही मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप डांस करते हैं उतना ज़्यादा ऑपरेस हो जाते हैं सोसाइटी में। अगर बॉलीवुड में कोई एक डांस का पोज़ लेता है, तो लाखों करोड़ रुपया कमा सकता है एक एडवर्टाइज़मेंट के लिए और आपका एक डांस पोज़ आपको बदनाम कर देता है। नचनिया, बजनिया की श्रेणी में रख देता है। जी तो किस तरह से आपकी कला है जो आपको हो सकता है कि इंस्लेव कर दे रही है, आपको उसी में दास्ताँ प्रदान दे देती है। जी, मुझे लगता है कि इस खास स्पेसिफिक जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, इस पर आपकी ही यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं अना मारकॉम, उनकी एक बहुत चर्चित किताब है इलिसिट वर्ल्ड्स ऑफ इंडियन डांस। और उसमें जो उन्होंने लिखा है वो भी हम थोड़ा-सा आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने ये बोला कि जो खास करके वो पीरियड बता रहे हैं कि 1930 तक भारतीय फिल्मों में जो लड़कियां नाच रही थी, उनको सम्मानजनक नहीं माना जाता था। तय था कि वो किसी संदिग्ध तरीके से आई हुई कोई तायफ, कोई देवदासी या फिर कोई पारसी इधर से आई हुई महिलाएं थी। वो स्पेस धीरे धीरे फिर कुलीन लोग उसमें एंटर करते हैं और 90 के बाद से तो पूरी तरह से जो नाचने वाली जो मतलब कैटेगरी हाँ, है जो जिसको नीचे देखा जाता है, वो इस पूरे सीन से गायब हो जाती हैं और इलीट का पूरा नाच गान और अभिनय पर पूरा एक तरह का कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक जर्नी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी लेती है। तो हुँ, जब ये कह रहे हैं कि एक इस तरह की हायरार्की है और वो हुँ, इससे फिर एक ही चीज करते हुए दो एक ही चीज दो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक का नीचा है एक का ऊंचा है, या जीवन
जैसे रुक्मिणी अरुंडेल वाला ही अगर आप देखें, रुक्मिणी अरुंडेल सबसे पहले राज्यसभा में पहुंची मनोनीत कैटेगरी में, और उन्होंने जो सदीर नाट्यम या दासी नाट्यम था जो देवदासियों का नाच, उसको उन्होंने भरतनाट्यम का एक प्योर फॉर्म दिया और उसकी सेंसुअलिटी और थोड़ी यौनिकता को निकाल कर प्योरिटी की तरफ वो ले गई। तो ये प्योरिटी और प्रोफेन का जो पूरा मामला है, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक समस्या है, और इसकी वजह से भी जो पॉपुलर है वो नीचा है, और जो कम लोग कर सकते हैं, जो टेक्सचुअल है, जो स्क्रिप्चर से आ रहा है, वो महान है। एक मैं इसमें आपसे सवाल पूछना चाहूंगा अन्ना मार्कम के टेक्स्ट के भी संदर्भ में, आपका चूंकि एक ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, वेस्ट में आर्ट और आर्ट फॉर्म्स को, उसमें जो फोक है और उनका जो क्लासिक है, इसको किस तरह से देखा जाता है? हाँ, तो ये मैं बता रहा, अन्ना मार्कम तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम दोनों साथ में काम भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी एक आर्टिकल लिखा हूँ उनके लिए, तो हमारे पास काफी सारा डायलॉग है उस लेवल पे। और ये आप सही बता रहे हैं कि जब भी कोई भी जो संस्कृति है इंडस्ट्री का फॉर्म लेती है, जहां पर एक डिफरेंट तरह का कैपिटल का सर्कुलेशन होता है, तो वो इंडस्ट्री का स्वरूप बदल जाता है, उसमें दूसरे तरह के लोग एंट्री कर जाते हैं। और बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कि बॉलीवुड में किस तरह से 1990s 20s 30s तक एक खास तरह के क्लास कास्ट के लोग आते रहे हैं। एक तरह का जो काफी उनका एक मिंगलिंग, बहुत ही मिक्स्ड बैकग्राउंड है, उस तरह के लोग आते जाते रहे हैं। लेकिन उसके बाद है कि आप देखेंगे कि पूरा है जो क्लास चेंज हो गया है, पूरा तबका चेंज हो जा रहा है, और उनको पूरी तरह से डिसलॉज कर दिया जाता है। जो असली कलाकार एक तरह से रहे हैं, जिसने इंडस्ट्री बनाई, उनको पूरी तरह से आपने डिसलॉज कर दिया। सेम मैं कहूँगा कि भोजपुरी में भी हो रहा है। अभी हम लोगों ने भोजपुरी पे काम किया है, भोजपुरी पे मैं काम कर रहा हूँ। भोजपुरी ये जो फिल्म, जो सरा ऑर्केस्ट्रा जो चल रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारे ये सब बहस है कि किस तरह का है, किस तरह से वल्गर है, किस तरह से ये है। अब वहां भी एक डिसलॉज करने का बहुत बड़ा एक तरह का कहा जाए कि एक साजिश भी चल रही है। उसमें देखेंगे अब नई नई लड़कियां आ रही है, पटना से है, मिडिल क्लास से है, बहुत बार अपर कास्ट से है, ब्राह्मण कास्ट से आ रही हैं। उनको उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। वो एक तरह से एक नए तरह से एंट्री लेके आ रही है, और चूंकि इंडस्ट्री में पैसा आया है थोड़ा सा, तो एक चांसेस बन रहा है कि हो सकता है कि जो आप भोजपुरी इंडस्ट्री अभी देख रहे हैं, वो 10 15 20 साल में उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल जाए, और जो लोग अभी कर रहे हैं वो शायद ना रहे। तो एक तो ये मामला है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो वेस्टर्न संस्कृति में ये जो फोक को देखने का रवैया क्या रहा है, मैं कहूँगा कि वहाँ भी फोक को लेकर बहुत ही अच्छा रवैया नहीं रहा है। एक लेवल पे कहा जाए कि जो अपने समय में शेक्सपियर थे, जो बेसिकली फोक परफॉर्मर थे, जिस लेवल पे पॉपुलर वो करते थे, पूरा पॉपुलर था, फोक था उनको। लेकिन जो एक एलीट क्लास को जो देखने का रवैया था, जो दूसरे तरीके का था। अभी तो शेक्सपियर हमारे एलीट श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन हाँ, लेकिन फोक में वहाँ भी एक तरह का क्लास डिवीजन रहा है। इनको इसके देखने के तरीका को लेकर, उसके लैंग्वेज को लेकर, वल्गैरिटी को लेकर, और खासकर एक तो है ना जो विक्टोरियन मोरालिटी की जो हम बात करते हैं, तो हमारी विक्टोरियन मोरालिटी और ब्राह्मणिकल प्यूरिटनिकल जो मोरालिटी है, दोनों का एक बढ़िया डायलॉग हो सकता है। दोनों ने बढ़िया डायलॉग किया बल्कि आपने इसमें लिखा भी है कि आपने हाँ, जो कल्चरल नेशनलिस्ट हैं और ओरिएंटलिस्ट हैं, वो हाँ, दोनों एक जगह पर एक पॉइंट पर मिलते भी हैं। ये आपने लिखा भी है अपनी पुस्तक में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। जी, जी। सॉरी। तो मैं वही कहूँगा कि ये पूरे एक तरह से डिवीज़न की बात है, जिसको कि मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ इंडिया में शरद पाटिल ने बहुत ही बखूबी से मराठी में लिखा है। उनकी किताब है कास्ट फ्यूडल सर्विट्यूड। काफ़ी बढ़िया किताब है, जिसमें उन्होंने एस्थेटिक कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से आपने जो मानदंड तय किया है कला को देखने का, ये करने का, कि जिसके पास लेज़र रहेगा, जिसके पास लेज़र टाइम रहेगा, जो ही है जो कला का निर्माण कर सकता है। तो लेज़र टाइम किसके पास रहेगा? ये तो ऑब्वियस है। वही वो बता रहे हैं कि आप मान के चल रहे हैं कि फिर जो अपर क्लास अपर कास्ट है, उसके पास लेजर टाइम है, और वही है जो कला का ये है, मतलब गेटा है, वही है जो कला का निर्माण कर सकता है। बाकी लोग कला से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। क्या ये थोड़ा सा बस फॉर द स्नैपशॉट अगर आप दे सकें, क्या यूएस में भी, अमेरिका में भी, मुझे अगर आपके फील्ड में ये है तो आप कृपया अगर बता सकें कि यूएस में फोक और क्लासिकल को लेकर क्या लगभग उसी तरह की सोच है जैसा ब्रिटिश मॉडल में है या इंडियन मॉडल में है, या वहाँ जैसे हम जैसे देख भी रहे हैं कि वहाँ पर जो बड़े आर्टिस्ट हैं खास करके म्यूजिक में और खास करके वोकल में सिंगल वगैरह से सिंगर्स वगैरह हैं, इसमें पॉप और रैगे हिप हॉप और ये फॉर्म्स, इनके इनके लोग काफी ज्यादा बड़ा नाम इनका कई बार हमें सुनाई देता है। तो अगर वेस्ट के में अगर हम थोड़ा उसको भी अगर थोड़ा सा और हम डिकंस्ट्रक्ट करें और उसको भी समझने की कोशिश करें, तो अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या बताता है?
हाँ, तो अमेरिकन एक्सपीरियंस उस मामले में कहेंगे तो काफ़ी अलग है उस सेंस में, क्योंकि वहाँ पर मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, अगर कल्चर सेंस में देखें, डिस्प्लेसमेंट के सेंस में देखें, तो वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी रही है, इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ की रही है, तो उनके संस्कृति को कितना स्पेस मिला है, आप उस सेंस में बात कर बहुत कम सकते है हैं। जी। हाँ, उसकी संस्कृति को कैसे देखा गया है, बर्बर संस्कृति को बोला गया कि काफ़ी एनिमिज़्म प्रैक्टिस करते हैं, उनका अपना कोई सिविलाइज़ेशन नहीं है। तो उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन अभी अगर कंटेम्परेरी सिनेरियो में बात करें, तो काफ़ी सारे जो ब्लूज़ के आर्टिस्ट हैं, आपके डिस्को जॉकी के जो ये डीजे के आर्टिस्ट हैं, जो काफ़ी सारे जो अफ्रो अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी लीड लिया है और इनफैक्ट कहा जाए कि रेडिकल इंटरवेंशन किसी ने किया है, तो उन्हीं लोगों ने किया है। अगर रेडिकल इंटरवेंशन किसी का म्यूज़िक के फ़ील्ड में रहा है, डांस के फ़ील्ड में रहा है, तो वो अमेरिका में इन्हीं लोगों का रहा है, कम से कम 20-25 सालों की अगर बात करें तो। ब्लैक्स तो इस ब्लैक्स लोगों ने एक तरह से बहुत ज्यादा वो उन्होंने इस फील्ड को डेमोक्रेटाइज करने का काफी काम किया, और आर्ट में बड़े जो लोग हैं उसमें सबसे बड़े अगर 10 नाम ले तो 5 नाम तो ब्लैक वहां शायद नहीं, इस तरह की लिस्ट बनेगी। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है जाते जाते, अगर आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए अगर आप एक एसेंशियल रीडिंग की एक छोटी सी लिस्ट अगर आप देना चाहें कि अगर भारत में आर्ट और खास करके लोक और शास्त्रीय के बीच की जो बहस है उसके लिए क्या और किस तरह का और किनको पढ़ा जाना चाहिए, तो ये एक मेरे ख्याल ख्याल से एक उपयोगी चीज होगी। तो अगर आप हमें एक बहुत छोटी सी सही एक अगर रीडिंग लिस्ट दे सकें तो ये हमारे लिए एक उपयोगी चीज होगी। हाँ, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वही है कि कुछ-कुछ छोटे-छोटे आर्टिस्ट वगैरह हैं। जैसे मैं बता रहा था कि शरद पाटिल जी का एस्थेटिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कास्ट क्यूलर सर्विट्यूड में आई है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारा वो बुद्धिस्ट पीरियड से लेकर अभी तक का एक आर्ट का जर्नी की बात करते हैं और किस तरह से एक ब्राह्मणिकल कल्चर जो हावी हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया बहुत से छोटे से जिस्ट में उन्होंने इस बात को बखूबी से लाया है और काफ़ी सारा ये किया है। उसी तरह से अगर बात करें तो मुक्ति बोध की जो कुछ रचना है फैंटेसी और इमेजिनेशन को लेकर, जो पूरा वो जो बता रहे हैं कि किस तरह से आर्ट है जो सोशल वर्ल्ड का पार्ट भी है और एट द सेम टाइम सोशल वर्ल्ड का पार्ट से उससे बाहर भी है। तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कबीर पे काफ़ी सारी जो रचनाएँ हैं, धर्मवीर जी की जो रचना है, आप लोग हम लोग बखी बहुत ही वाकिफ़ हैं उस रचना से, तो उनकी जो रचना है। लेकिन वही मैं बताऊँगा कि उस तरह का सॉलिड काम अगर 2-4 किताब का नाम भी अगर पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से वो लिखना भी बाकी है। होना है, अब ये फील्ड मतलब एक तरह हाँ, से होना एक्सप्लोर होना है, हाँ, ये एक्सप्लोर डिबेट भी होना अभी ओपन बाकी है, होनी है क्योंकि असल में। हाँ, डिबेट को ओपन होने बाकी है और अभी तक जो इन लोगों ने लिखा है, जिस तरह के काम हुए हैं, वो लगभग एक ही तबका से आया है, एक ही पर्सपेक्टिव से आया है। तो आप बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से उसको नहीं देख सकते हैं और उस तरह का रीडिंग शायद हमारे पास नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर ओम प्रकाश, और इस विषय पर उम्मीद है कि आगे हम लोग फिर भी कभी और कभी बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया दिलीप जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर और खासकर ऑडियंस से रूबरू करने के लिए। धन्यवाद।